हमारे स्कूलों में कुक को 900 रुपया मिल रहा है। हमारे स्कूलों में कुक को 900 रुपया मिल रहा है। मंथली इनकम उसकी है 900 रुपया। सिलेंडर हमारा 11,500-1200 का है। जो महंगाई कम करते तो वो ज़्यादा ज़रूरी था। जो महंगाई कम करते तो वो ज़्यादा ज़रूरी था। इस बजट को एवरेज ही कह सकते हैं। इस बजट को एवरेज ही कह सकते हैं। इस बजट को एवरेज ही कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी क्या है, सबको खुश नहीं कर सकती कि हर गवर्नमेंट भी क्या है, सबको खुश नहीं कर सकती कि हर बाकी इन्होंने बड़े बड़े लोगों को खुश करने की कोशिश की है सरकार के। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। बजट ने किसको किया खुश और किसकी जेबों पर भारी पड़ा बजट और किन किन लोगों को ये बजट जो है वो पसंद आया। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। हम बात कर रहे हैं आज जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में। हम उधमपुर की जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन लोगों को इस बजट से कितनी राहत मिली है, क्या क्या उम्मीदें इन लोगों को इस बजट से थी। अब पहले हम बात करते हैं सुमित मोगोत्रा से। जी हाँ, कांग्रेस के नेता हैं ये और इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार इनकी क्या राय है इस बजट को आज लेकर। जो हमारे देश की वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया 2023 का, सरकार से व वित्त मंत्री के मुंह से सुनना हो तो वो कहेंगे बहुत बढ़िया बजट था। लेकिन आप आम आदमी से पूछिए और मेरी नज़र से जो हमने देखा कि ये बजट कुल मिला के मैं कहूँगा कि फ्लॉप शो है, सिर्फ छलावा है, दिखावा है और इस बजट में कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप देखिए, वित्त मंत्री जी द्वारा मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि रोज़गार दिया जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि आज हमारा देश बेरोज़गारी के हिसाब से दुनिया में जितने भी देश हैं 107वें नंबर पे आ चुका है। वित्त मंत्री जी कहती हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया और हमारा देश भुखमरी के मामले में 109वें नंबर पे आ चुका है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें खुशी होती, और आम आदमी की बात करूँ या गरीब लोगों की बात करूँ, हमें उम्मीद थी कि इस बजट में शायद ये जो केंद्र में सरकार है इनको थोड़ी नींद से जागे, और जो महंगाई एक बढ़ चुकी है, हमें उम्मीद थी कि महंगाई दर कम करेंगे। हम पेट्रोल डीजल की बात करें, गैस सिलेंडरों की बात करें, यहाँ तक कि मैं बता दूं कि खाने वाला जो आटा है, गेहूं की बात करूं, आटा जो मुझे लगता है कि दिहाड़ीदार मजदूर भी शाम को आटा ही खाता है। आटा एक साल के अंदर अंदर 38% महंगा हुआ है। हमें उम्मीद थी कि कम से कम खाने वाली वस्तुओं पे इस बजट में सरकार थोड़ा राहत देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, आप देखिए जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से मनरेगा में जिन्होंने काम किया है वह लाखों के हिसाब से जो उनका पैसा है वो सरकार के पास है। हमें उम्मीद थी कि सरकार मनरेगा को लेकर कुछ करेगी। हमें उम्मीद थी कि जो रैवरे खेल, रैवरे जंगलात, NYC, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में मैं कहूँगा कि PDD या PHE के डेली वेजर्स हैं जो सड़कों पर लाठियाँ खा रहे हैं, आंगनवाड़ी की बात करूँ, हमें उम्मीद थी कि सरकार इस बजट में उनके लिए कोई पॉलिसी लेकर आएगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी ना करके मुझे लगता है कि एक बहुत ही गरीब लोग और आम आदमी लोगों के लिए निराशा वाला बजट लाया है। इसमें एक बात आपके सवाल पूछने से पहले मैं खुद ही बता दूं कि सरकार ने जो वाहवाही लूट रही है कि जो टैक्स स्लैब थी उसको 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है, 2 लाख बढ़ा के लोगों को रियायत दी है। मुझे लगता है कि टैक्स स्लैब बढ़ाने से जो महंगाई कम करते तो वो ज़्यादा ज़रूरी था, और टैक्स स्लैब बढ़ा के जो सरकार वाहवाही लूट रही है ये कोई अपनी जेब से नहीं कर रही। मैं बता दूं कि इसमें मुझे एक ही कहावत याद आती है कि पुराने ज़माने में जो डाकू लुटेरे होते थे, जो कि बस्तियों में गरीबों में जनता का माल लूट के उसका थोड़ा सा 2-4% पैसा मंदिर या गरीबों में बांट के लोगों की हमदर्दी लेने की कोशिश करते थे। सरकार ने वैसा ही किया है कि पूरे देश का महंगाई के जरिए पेट्रोल डीजल जो कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम हो चुके हैं, फिर भी रेट कम ना करके जो लाखों करोड़ों रुपया कमा के देश का पैसा, जनता का पैसा लूट के उसमें से कुछ अगर टैक्स स्लैब बढ़ा के सरकार सोचती है कि लोग खुश होंगे, लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। मैं बता दूं कि सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने 1 साल में 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, यानी कि 9 सालों में 18 करोड़ नौकरियां देनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये लाखों की संख्या में भी सरकार नहीं पहुंच पाई है। तो किस चीज़ का ये बजट के जो वाहवाही लूट रहे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुल मिला के यही कहूँगा कि 2023 में हर बार की तरह ये बहुत ही निराशाजनक और सिर्फ
छलावे वाला बजट है और कुछ तो भी ये नहीं। थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित मगोत्रा। ये इस बजट से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखे। तो आइए अब बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट विशाल थापा से कि आखिरकार उनको ये बजट जो है वो किन मायनों में अच्छा लगा या क्या कमियां वो इसमें निकालते हैं। देखिए, ये बजट 2023 जो मोदी बजट है, इट्स ओवरऑल अ वेरी गुड बजट। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइक कमिंग इलेक्शन 2024 में कुछ मेजर चेंजेस होंगे, बहुत ज़्यादा एक सबको बेनिफिट देंगे, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक लोगों को कुछ बेनिफिट है, किसी को बेनिफिट है। तो गवर्नमेंट भी क्या है, सबको खुश नहीं कर सकती, कि हर एक को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती हर पॉइंट्स में। तो किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए ख़राब है, किसी के लिए मॉडरेट है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ओवरऑल बात करें हम इंडिया की इकोनॉमी की, इंडिया इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत अच्छा बजट है। इंडिया की ग्रोथ की बात करें उस एंगल से देखें, बहुत अच्छा बजट है। कैपेक्स जो है 3 टाइम्स बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर ईयर्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे बहुत फोकस किया गया है। ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल विलेजेस, छोटे छोटे टाउन्स, उस पर बहुत प्रमोट किया है। टूरिज़्म सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है इन्होंने। आइडेंटिफाई करेंगे ये डिफरेंट कुछ छोटे छोटे टाउन्स, उसको डेवलप करेंगे। फिस्कल डेफिसिट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, वो कम हुआ है पिछले सालों से, देखोगे कम हुआ है फिस्कल डेफिसिट, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो खर्चा है, फिस्कल डेफिसिट जो खर्चा अगर हमारा इनकम से ज़्यादा होता है वो कम हुआ है पिछले बार से, तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है ये। अब बात करते हैं हम उधमपुर के एंगल से। लोग कहते हैं हमें क्या रिलीफ मिला है इनकम टैक्स में, स्लैब में क्या बेनिफिट है, डिडक्शन कुछ मिली है नहीं मिली है। देखो, अब 2 टाइप्स की स्कीम थी इनकम टैक्स में, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। पहले क्या था, ओल्ड रिजीम वॉज डिफ़ॉल्ट, न्यू रिजीम में ऑप्ट करना पड़ता था। अब डिफ़ॉल्ट कर दिया इन्होंने न्यू रिजीम को, डिफ़ॉल्ट आपको न्यू रिजीम में जाना पड़ेगा। न्यू रिजीम में कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलती है, उसमें फ्लैट टैक्स रेट है, देयर इज़ नो डिडक्शन। लोग कह रहे हैं कि 80C में कोई डिडक्शन कोई बढ़ाया नहीं बढ़ाया, 80D में उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं किए। 80C की डिडक्शन जो 1.5 लाख की डेट की डेट है, मेडिकल इंश्योरेंस 80D का जो है वो सेम एज इट इज़ है, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं किया है। हाँ, लेकिन जो न्यू रिजीम में काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिया है कि अब जो हमारे रिबेट थी वो पहले 5 लाख तक की इनकम में आपको 0 टैक्स पे करना पड़ता था, अब उसी 5 को 7 लाख तक कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी एनी इंडिविजुअल, एनी एसएससी 7 लाख तक की इनकम शो करता है, उसको उस पर 0 टैक्स पे करना है, नो टैक्स अप टू इनकम ऑफ 7 लाख रुपीज़। वही बात करें अगर वो इनकम अपनी 9 लाख शो करता है, 9 लाख, तो ओनली 45,000 ही हैज़ टू पे। तो काफ़ी ये इससे लोग जो है अपनी इनकम, अपनी जो वाइट इनकम है इनकम, उसको थोड़ा बढ़ा के दिखा सकते हैं। टैक्स उसमें कम पे करना होगा, तो इसका जो बेनिफिट है उनको लोन कवर्स में मिलेगा या फिर इंश्योरेंस कवर्स लेने में, तो ये अच्छा बेनिफिट है। और इसमें बात करूं जो बाकी जो स्कीम है इनकम टैक्स में, इंडिविजुअल स्लैब रेट में कुछ चेंज नहीं हुआ है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज़ जो है उसको बढ़ा दिया गया है, 2,500 से बढ़ाया है, जो कि ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, ओनली 2,500 का बेनिफिट उसमें दिया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसमें रिलीफ दी गई है। अब मैं बात करूँ एक बिजनेसमैन के लिए जो कि GST व्यापारी हैं, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई एमनेस्टी स्कीम आएगी, जो पुरानी रिटर्न्स मिसिंग है, जो लेट फीस जो इतनी पे करी उसमें कुछ रिलीफ मिलेगा, उसमें कुछ भी रिलीफ नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। नो रिलीफ इन GST, एमनेस्टी स्कीम कुछ भी नहीं आई है अभी। और GST के टैक्स रेट्स में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। 2-3 चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। हमारे जो लेंसेज है कैमरे के और जो कपड़े हैं ये थोड़े महंगे हो जाएंगे। डिटेल में हम बात करेंगे इन लेटर वीडियोस में। अभी तो जब पूरा हम ब्लूप्रिंट पढ़ेंगे, जो बजट का पूरा मेमोरेंडम पढ़ेंगे, फिर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अभी तो शॉर्ट क्रिस्प में मैं आपको बता रहा हूँ। और बात करूँ मैं MSME में कुछ इन्होंने बेनिफिट दिया है, कुछ पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे वो MSME सेक्टर में, तो उसमें जो हम कुछ परसेंटेज, जो गारंटी कमीशन परसेंटेज है वो थोड़ा कम हुआ है। MSME सेक्टर को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। स्टार्टअप्स जो हमारे हैं, कॉर्पोरेट जो स्टार्टअप्स में आ रहे हैं, जो हमारे यूथ, उनको काफ़ी बेनिफिट दिया गया है। जो कि पहले 2023 तक जो स्टार्टअप रजिस्टर्ड थे उनको बेनिफिट दिया गया था, अब उसकी डेट बढ़ा के 31 मार्च 2024 कर दी गई है। यानी 31 मार्च 2024 तक जो भी स्टार्टअप्स इंडिया में रजिस्टर होंगी, जो भी कंपनीज या फर्म्स, उनको स्टार्टअप इंडिया के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। यूथ के लिए उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करी है, तो उसको, और AI की बहुत सी बात करी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेसिफाइड कुछ अच्छे चुनिंदा कॉलेजेस में AI टेक्नोलॉजीज़ पे ये पढ़ाएंगे बच्चों को, कैसे वो AI, बहुत आने वाला टाइम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, तो इसमें इन्होंने फोकस किया है।
कुछ आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे तो आप पूछिए प्लीज़। डिटेल में हम बात करेंगे कल परसों कभी भी। तो ओवरऑल क्या मानते हैं कि जो बजट है वो ठीक है? हाँ, ओवरऑल अच्छा बजट है, मैं कहूँगा अच्छा बजट है। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें इट्स अ गुड बजट। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है निराशा होगी, कुछ को अच्छा लगेगा, तो ये सबकी अपनी अपनी इसमें ओपिनियन है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल इट्स अ गुड बजट। क्या इसमें कमी है ये हम बात करेंगे इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थे विशाल थापा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और इन्होंने अपनी राय दी है इस बजट को लेकर, लेकिन इन्होंने लगभग इस बजट को सही माना है। तो आइए बात करते हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की जो नेता हैं प्रीति खजूरिया से, क्योंकि एक महिला हैं, गृहिणी हैं, और घर का जो बजट होता है काफ़ी कुछ इनको उसके बारे में नॉलेज है, और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनको ये बजट जो है वो कितना पसंद आया, क्या इनकी उम्मीदों पे खरा उतरा या नहीं। बिल्कुल, आज बजट देखा हमने, मोटा मोटा देखा, बुलवा डिटेल में तो अभी पढ़ा नहीं है मैंने। आम जनता को फ़ायदा हुआ है पर उतना ज़्यादा नहीं। बजट में हमने देखा उन्होंने कल लिखा है कि हम लेडीज़ को एम्पावर कर रहे हैं। वो किस तरीके से कि 2 लाख रुपए वो जमा कराएंगी और उसके बाद उनको 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, 2 लाख जमा कराएंगी। हम अपनी स्टेट की बात करते हैं, 2 लाख जमा कैसे कराएंगी? हमारे स्कूलों में कुक को 900 रुपया मिल रहा है, मंथली इनकम उसकी है 900 रुपया। सिलेंडर हमारा 11,500 का है, उस 900 में उसका सिलेंडर भी नहीं आ रहा, तो वो 2 लाख कब जमा करेगी और कब उसको इंटरेस्ट मिलेगा? तो बताइए मुझे कब है। फिर उसके बाद हमारे आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स वो स्ट्राइक पे हैं। रीज़न ये है कि 60 साल के बाद उनको रिटायरमेंट दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, रिटायरमेंट होनी चाहिए, एक एज होनी चाहिए। पूरी ज़िंदगी कोई नौकरी थोड़ी कर सकता है, पर जब वो रिटायर हो रही है तो उनको कुछ नहीं भेज रही, सरकार खाली हाथ भेज रही है। तो मुझे सरकार बता देना कि वो 2 लाख कब जमा करेगी औरत, कब उस लेके जाएगी घर 2 लाख, उसमें फिर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, फिर वो एक सुनहरी सपने देखेगी, फिर उससे कुछ करेगी। उसके अलावा मैं बोलती हूँ रैबरे खेल टीचर्स, वो बेचारे बाहर लड़ रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या, उनको 3,000 रुपये मिलता है। 3,000 वो कब पूरे घर का खर्चा चलाएगा, सेविंग करेगा और उस पर फिर उसको कुछ मिलेगा? कहने का मतलब ये है कि सरकार ने बातें बहुत कर दी, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें बहुत कर दी। हमारे स्टेट में रैबरे खेल वाले सड़कों पे, पुलिस वाले जो SPO जो वो खेल पे, आंगनवाड़ी सड़कों पे, आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर सड़कों पे, कुक हैं वो भी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं, सब सड़कों पे हैं। और सरकार बोल रही है कि हमने एक बहुत अच्छा बजट दिया। बजट दिए जाते हैं, बजट में हर एक जो कैटेगरी है उनके लिए सोचा जाता है, उनको रिलीफ दिया जाता है। बड़े बड़े अगर आप एयरपोर्ट बना देंगे, जहाज़ों का वो बना देंगे, पर आम जनता और गरीब जनता के बारे में सोचेंगे नहीं, तो फिर उस बजट का भी कोई फ़ायदा नहीं। और आप देखो, एक तरफ फिर हम बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि सोना चांदी प्लैटिनम सब महंगा हो गया। ठीक है, महंगाई है, आपने महंगा कर दिया। आपने जो एक औरत जो किसी फंक्शन में जाना चाहती है और इमिटेशन ज्वेलरी पहनना चाहती है, आपने वो भी महंगी कर दी, तो वो क्या करेगी बताइए? ना वो नकली पहन सकती है, ना वो असली पहन सकती है, तो वो करेगी क्या औरत? तो कहने की बात है कि ये सिर्फ दिखावा है। औरत को एम्पावर करना है तो ज़मीनी सतह पे कीजिए, उसके लिए उस के मुफ्त में बांट रहे हैं आप कुछ लोगों को, पर करना है तो पूरी होल जो हमारी लेडीज़ हैं जिनका वोट आप लेते हैं, जो 50% है इस जनता की, उनके बारे में सोचिए, कुछ चंद लोगों के बारे में मत सोचिए। और जो वोटर कौन होता है आपका? वोटर वही होता है जो गरीब जनता, जिसको उम्मीद होती है कि जब एक बजट आएगा तो हमें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो ज़्यादा राहत तो मिलती नहीं है, कम से कम 1-2% जो राहत है वो तो कहीं आगे पीछे घूम जाता है, वो दिखता नहीं है। तो इस सरकार को सोचना चाहिए। तो ये थी प्रीति खजूरिया की राय जो आपने सुनी, लेकिन इन्होंने भी बजट को जो है वो पसंद नहीं किया है। और आगे सुनाते हैं एकजुट जम्मू के जो महासचिव राजेंद्र शर्मा, उनका क्या कहना है इस बजट को लेके, तो सुनिए। इस तरह से आज का बजट आया है, तो इसमें मैं आपको बता दूं तो इसमें जो मेरी समझ में जो मेन बातें आई हैं कि इसमें वोट बैंक को साधने के सिवाय कोई बड़ी क्रिएटिविटी इसमें नहीं दिखी। एक रिवाज पर निभाई गई है, जैसे रस्म निभाई जाती है, बिल्कुल उसी तरह से एक रस्म निभाई गई है। क्योंकि हम लोग कुछ उम्मीदें अलग से कुछ उम्मीदें कर रहे थे कि 2 साल के कोरोना काल के बाद में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है हिंदुस्तान की, जो 60-70% के करीब, मतलब मेन रीढ़ जो मानी गई है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। और जो छोटा दुकानदार, जो परचून या रिटेल दुकानदार हमारा है,
वो हैं, तो इसमें उनका काफ़ी नुकसान 2 साल बंद रहने से लोगों का जो नुकसान हुआ था, जैसे उनके बैंकों के उनके काफ़ी सारे रिकॉर्ड ख़राब हुए थे, तो इस तरह के कोई पैकेज आने चाहिए थे कि जिससे वो लोग एक तो अपना सर्वाइव कर सकें और दूसरा उनको चलने का एक मौका दिया जाए, जो कि इस बजट में बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दिया गया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। तो अल्टीमेटली इस बजट को एवरेज ही कह सकते हैं। जहाँ तक टैक्स बढ़ने या कम होने की बात है, इन्होंने टैक्स का कुछ स्लैब्स में जो चेंजेस किए हैं, ये तो एक इन्फ्लेशन के साथ में जिस तरह से हमारी प्रोग्रेस होती है, तो एक टाइम टू टाइम ये चीज़ें तो बढ़ती हैं। ये तो मतलब इसको आप कोई स्पेशल चीज़ नहीं कह सकते, ये तो समय के साथ में ये चीज़ें प्रोग्रेस के साथ में जिस तरह आपकी जीडीपी बढ़ती है, तो सारी चीज़ें उसके साथ साथ चलती हैं। लेकिन जो मेन फोकस करने वाली जो चीज़ें थी, जिन पे ध्यान दिया जाना चाहिए था, वो था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनको कुछ बैकअप दिया जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कोई सपोर्ट दी जाती, जो कि इस बजट में कहीं दिखा नहीं। और साथ ही मैं आपको बताऊं तो जैसे हेल्थ सेक्टर है हमारा या एजुकेशन सेक्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी, तो वो भी इसमें भी कुछ एवरेज ही आया है। तो इस तरह से इस बजट को ये मान के चलें कि ये अपने वोट बैंक की कैलकुलेशन करके, बजट के साथ साथ में अपने वोट बैंक की कैलकुलेशन हुई है और एक रस्म जो निभाई गई है, बस इतने तक है। आम जन को या आम आदमी को इसका आप मानेंगे कि इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ऐसा नहीं है। और ठीक इस तरह से हम जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं जम्मू से होने के नाते, हम लोग जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं, तो हमारे यहाँ पे मेन फोकस होता है टूरिज़्म पे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ की इकॉनमी जो है वो ज़्यादातर डिपेंड होती है टूरिज़्म पे। तो इस बार उम्मीदें थी कि जैसे हमारे जम्मू के बड़े सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे पंचेरी का हो गया, सामनाबंज हो गया, ये जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, जिसमें उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट के अंदर कोई प्रावधान आएगा और इन इलाकों को डेवलप करने का कोई मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो पाया। तो इस तरह से आप ये मानिए कि हमारे लिए ये निराशाजनक ही है। तो ये थे राजिंदर शर्मा, तो इन्होंने भी इस बजट को लेके अपनी नाराज़गी व्यक्त की है, शायद इनको भी बजट जो है वो पसंद नहीं आया है। तो अब बात करते हैं व्यापारी वर्ग की। जी हाँ, व्यापारी वर्ग की बात करूं तो उधमपुर ज़िला प्रधान है जितेंद्र वर्मानी, और जितेंद्र वर्मानी जी से ही पूछते हैं कि आखिरकार व्यापारियों को इसका कितना लाभ मिला है या इसका नुकसान हुआ है, और आखिरकार उनकी क्या क्या उपेक्षाएं थी इस बजट से। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जितेंद्र वर्मानी। देखिए, आज जो निर्मला सीतारमण जी ने जो आज हमें बजट दिया है, तो इससे व्यापारियों को कोई ज़्यादा फ़ायदा देखे तो हम देखते हैं कि कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला है। कि सरकार, हम भी जानते हैं कि सरकार हर आदमी को कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन व्यापारियों को कुछ ना कुछ राहत मिलने के बहुत हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ व्यापारियों को मिलेगा, व्यापारियों को नहीं मिला है। तो इससे कि आम आदमी को कोई फ़ायदा होगा, इस बजट से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये जो बजट है, एक तो कुछ इसमें छूट दी गई है, जैसे पहले 5 लाख पे टैक्स भरना पड़ता था, अब 7 लाख पे भरना, कुछ थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन आम आदमी या व्यापारियों को कोई खास, खाने पीने की चीज़ों में कुछ कम होता है या कुछ ऐसा होता है कि जिसमें जीएसटी, जैसे इन्होंने 10 किलो गुत्थी पर जीएसटी है, 50 किलो पर जीएसटी नहीं है, उस किस्म की कोई राहत दी जाती, व्यापारियों को राहत दी जाती, खाने पीने की चीज़ों में राहत दी जाती, ताकि व्यापारी या आम जनता खुश होती। बाकी इन्होंने बड़े बड़े लोगों को खुश करने की कोशिश की है सरकार की, लेकिन सरकार को जो देखकर छोटा आदमी, जो कि बजट छोटे आदमी को बजट पर बहुत उम्मीद होती है, लेकिन इसमें खाने पीने की चीज़ों पर, जो राशन आदि पर कोई बजट पर छूट नहीं दी गई है, उससे व्यापारी खुश नहीं है। तो ये राय थी जितेंद्र वर्मानी की। शायद इनको लगता है कि व्यापारियों के हित के लिए थोड़ा कम सोचा गया है, जिस तरह से ये भी व्यापारियों का बिजनेस करते हैं, व्यापार का करते हैं, काम करते हैं, लेकिन इनको ये बजट जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। शायद कुछ कमियां रह भी गई हों, हर किसी को सरकार खुश नहीं कर पाती है, लेकिन आम जनता के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आपने लोगों के विचार सुने, कई लोगों का कहना था कि इस बजट में अगर लगभग आटा चावल या अगर बात करें तो गैस सिलेंडर की अगर इनको सस्ता किया जाता तो शायद कहीं ना कहीं जो जनता की जेब है उसके ऊपर इस तरह का जो कट बज रहा है वो शायद कम बजता और लोगों को राहत मिलती। लेकिन वो जो गैस सिलेंडर है या हम पेट्रोल की बात करें तो उनमें सस्ती की कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन ज्वेलरी की बात है और भी किस तरह के आपने देखा होगा कैमरे जो हैं वो कैमरे सस्ते करने की बात आई है। लेकिन जो लोगों को उपेक्षा थी कि शायद इसमें गैस सिलेंडर या
पेट्रोल जो है या उनमें कोई कमी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन फ़िलहाल टैक्स के मामले में जो है वो थोड़ा सा एक अच्छा कदम मान रहे हैं लोग, व्यापारी, जैसे सीए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट विशाल थापा ने कहा। तो फिलहाल ये अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय थी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।